अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता होता हूं। इस दफ़ा बहुत सारे लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि जी कहानी का बहुत मज़ा आ रहा है, आजकल स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसमें कुछ अभी भी कुछ चंद मैसेज ऐसे भी हैं कि नहीं जी आप शॉर्ट करें, कहानी को लंबा ना करें। और कुछ मैसेज जो सबसे अहम थे जिसका मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा वो थे, कहीं ऐसा ना हो 3 से 4 स्टोरी आप शुरू कर दें या 3 भी कहानियाँ अगर आप सुना रहे हैं हफ्ते में, तो उसमें आप उस तरह मज़े की कहानी ना सुना सकें, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो अच्छा काम नहीं कर सकते। आपका जो कंटेंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। हमें लगता है 3 आप अभी सुना रहे हैं, कहीं गलती से अगर आपने 4 कर दी या इन 3 में भी हो सकता है आपके ऊपर पहले ऑलरेडी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। आपकी कहानी एक अच्छी है, मज़ा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कहानी बेमज़ा हो जाए। तो मैं एक बात शुरू में क्लियर कर दूँ, मैं 3 सुनाऊँ, 2 या अगर 4 भी हो सकता है आने वाले वक्त में मैं सुना दूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं। कहानी पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा जो अंदाज़ है इसमें इंशाल्लाह कभी आपको तब्दीली नज़र नहीं आएगी। होता यही है कि जब मैं कहानी कोई पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो उसको अपने ऊपर सवार करता हूँ, इस तरह सवार करता हूँ कि अपने आप को उस जगह में मौजूद पाता हूँ कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और जब ये मैं याद कर लेता हूँ तो उसके बाद कहानी को बयान करता हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं मैं थका हुआ हूँ, कहानी को उस अंदाज में सुन नहीं सका, पढ़ नहीं सका या उस तरीके याद नहीं कर सका, तो फिर उस दिन कहानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा फिर भी मैं जैसे कैसे कहानी रिकॉर्ड करके आपको सुना दूँ, नहीं, मैं कहानी की छुट्टी कर लूँगा, उस दिन आपसे माजरत कर लूँगा, आज मैं आपको कहानी नहीं सुना सका क्योंकि आपको मज़ा ना आता। लेकिन ऐसा कतई नहीं करूँगा कि कहानी फिर भी बेमज़ा भी हो आपको सुना दूँ। इंशाअल्लाह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगा, इसके लिए आपको गारंटी दे रहा हूँ। आगे जो अल्लाह की रज़ा, मेरी नीयत और मेरी कोशिश, चाहे 4 हों, 5 हों या 2 हों या 3 हों, इंशाअल्लाह क्वालिटी बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं जितना अच्छा कोशिश कर सकता हूँ वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे आप लोगों की चॉइस, आप लोगों को कैसा लगता है। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ज़्यादा, आजकल मेरे साथ जो हेल्प करा रहे हैं शहबाज बच्चा, शहबाज अली, उसको क्रेडिट जाता है। जो थंबनेल आजकल आप बड़े प्यारे से देख रहे हैं, उनकी गाइडलाइन है मेरे साथ, उन्होंने भी कुछ बनाए हैं, मैंने मिलके बनाए हैं, हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो शहबाज बच्चे थैंक यू सो मच। आज की जो कहानी है, पहली दफ़ा मैंने किसी से कहा है कि आप नाम रियल रखें, फ़र्ज़ी ना करें अपना, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको फ़र्ज़ी कर लें। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप अपना नाम फ़र्ज़ी या रियल करें, जैसे आपको अच्छा लगता है मैं कहता हूँ आप बताएं, मैं तो वैसे ही सुना दूंगा। लेकिन ये कोई प्यारा था जिसका मैं चाहता था कि नाम रियल लूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश पे मोहसिन नाम फ़र्ज़ी रख रहा हूँ। कहानी सच्ची है, किरदार सच्चे हैं, लोकेशन भी करीब करीब बता देता हूँ। पिंडी के साथ एक गांव है जो आज भी मौजूद है, आज भी वहाँ पे ये हालात हो रहे हैं, वहाँ की ये सच्ची कहानी है। तो उन्होंने कहा नाम आप इसलिए रियल ना मेरा लें कि मेरे कज़न भी आज वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने अगर कहानी सुन ली तो कहेंगे ये बात टीवी तक क्यों पहुँचाई। कहानी यूँ है कि मोहसिन कहता है कि मैं उस वक्त तकरीबन 8 साल का था। पिंडी के साथ मैंने कस्बे का नाम लिया है, वहाँ पे उनकी हवेली है तकरीबन 5 कनाल की, आज भी वहाँ पे मौजूद है। गाँव के अंदर जो अमूमन घर बनाए जाते हैं, हवेली बनाई जाती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी जगह होती है। हमारे इलाके में भी आज भी कुछ घर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ये हवेली का नक्शा कुछ यूँ था, तकरीबन 9 कमरों पे ये मुहित फैमिली है, हवेली है। जब आप इसके दरवाजे से मेन गेट से दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, उसी बड़े से गेट के अंदर एक छोटा सा गेट भी लगा हुआ है। गाड़ी अंदर दाखिल होनी हो तो बड़ा गेट खोला जाता है, वरना दाखिल होने के लिए छोटे गेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दाखिल होते ही बहुत बड़ा सहन है, सहन के बाद एक बरामदा बना हुआ है, बरामदों के बाद लाइन दर लाइन मिले हुए जुड़े हुए आपस में कमरे बने हुए हैं जिनकी तादाद 9 है। 9 रूम है, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। 2 कमरे ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, सिर्फ घर के मकीन जानते हैं। इस अंदाज में उस घर के अंदर तामीर किए गए हैं, छुपे हुए कमरे और कोई नहीं जानता। साइड पे किचन बनाई गई है और साइड पे ही बाथरूम बनाया गया है, अटैच बाथ नहीं है,
पुराने दौर की बनी हुई हवेली है। और मोहसिन कहते हैं उस हवेली के साथ ही जुड़ा हुआ 10 मरले का चाचू का घर भी। जो चाचू का घर है, चाचू के घर जुड़ा हुआ से मुराद ये है, एक कोना तो उससे लगता है लेकिन दरवाज़ा इतना दूर है कि अगर चाचू के घर से निकल के हवेली तक जाना पड़े तो तकरीबन कोई 40-50 कदम चल के जाना पड़ता है, थोड़ा सा फासला दूर ही बनता है। और चाचू ने अपना घर इस अंदाज में बनाया है कि जहाँ पे घर के अंदर कमरे बने हुए हैं वहीं पे उनकी एक बैठक भी है, जहाँ पे एक दरवाज़ा गली में निकलता है और एक दरवाज़ा घर के अंदर ही उसी बैठक का है। कुछ लोग फिर कहेंगे ये नक्शा ज़रूरी नहीं था, कहानी का सीक्वेंस चाहे वो हॉरर मूवी क्यों ना हो, आपको पहले घर, उसके कमरे वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि उन्हीं कमरों का, उसी घर का आगे कहीं ना कहीं कोई रोल होता है। तो मैं भी जब कोई लोकेशन बताता हूं तो समझिए उसका कोई ना कोई आगे रोल होता है। तो इसलिए बजाय आप गैर ज़रूरी कमेंट्स करने के इसको आप समझने की कोशिश करें। मज़ा ही तब आता है जब आप एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, तभी नक्शा बनेगा आपके सामने और आपको कहानी का मज़ा आएगा। मोहसिन कहता है मैं, मेरे 2 बड़े भाई, हम वहीं हवेली गए हुए थे, लाहौर रहते थे लेकिन उस वक्त हम हवेली गए हुए थे। चाचू का जो वो बैठक टाइप कमरा था उसके साथ ही उसका कमरा था, उनको बहुत शौक था, उन्होंने वहां पे गेम्स रखी हुई थी। गेम से मुराद बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। शॉप्स पे भी बच्चे पैसे दे के खेलने के लिए जाते थे। कुछ लोगों ने गेम रखी हुई थी, मैंने तो ज़िंदगी में देखी है, खेली शायद एक दफ़ा। अधूवन की आवाज़ें आती थी, हाथ में पकड़ के ठाटा ठाटा हम फाइटिंग कर रहे होते, लड़ रहे होते थे। और एक बड़ी सी गेम सामने हमारी रखी होती थी, उसमें हम टोकन डालते थे और उसके बाद हम उसको खेलते थे। वीडियो गेम्स जो है टीवी के सामने बैठ के एलईडी के, ये बहुत बात का मसला है। वो बनी बनाई ये गेम आती थी, उसकी अपनी एलसीडी होती, अपनी स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन के ऊपर हम खेलते थे। उसकी स्टिक और ये सारा उसी के ऊपर बना होता था। तो दोनों भाई जो बड़े थे वो वहीं पे जाके उस रूम में जहाँ पे उन्होंने अपनी गेमें रखी हुई थी उनके साथ गेम्स खेलना शुरू हो गए। चाचू भी, भाई भी गेमें भी खेल रहे थे, आपस में गपशप भी कर रहे थे। मोहसिन कह रहा है मैं छोटा था और मैं बोर हो रहा था, मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने काफ़ी देर भाइयों का इंतज़ार किया और जब वो फारिग नहीं हुए तो मैंने उनसे कहा चाचू मैंने घर जाना है। तो चाचू कहते हैं अच्छा एक काम करो, यहाँ से निकलो, तुम उधर वो जो सामने कमरे बने हुए हैं वहाँ पे जाओ और जाके सो जाओ, थोड़ी देर तक हम लोग आते हैं, वहाँ पे लेटो, फिर तुम्हें मैं हवेली छोड़ देता हूँ। रात का टाइम था और हवेली के मुताल्लिक कुछ इस तरह की बातें पहले ही फैल चुकी थीं जो बड़े तो जानते थे लेकिन बच्चों तक ये बातें नहीं पहुँची थी, जिसमें मोहसिन भी शामिल था, 8 साल का बच्चा जो नहीं जानता था कि हवेली में कुछ पुरअसरारियत सी, कुछ अजीब से हालात हैं। तकरीबन अब उसकी उम्र होगी 20 साल और 14 साल पुरानी ये कहानी है तकरीबन। तो मोहसिन कहता है मैं उस कमरे से बाहर निकला और चलता हुआ थोड़े ही फासले पे जो दूसरा रूम बना हुआ था उसकी तरफ जाने लगा। सिंगल स्टोरी ये मकान था कि एकदम से मेरी ऊपर छत पे निगाह पड़ी तो मैं देखता हूं चाचू के घर की छत के ऊपर एक बकरी है जो इस अंदाज में खड़ी है कि उसका मुंह मेरी तरफ है और मुझे खड़ी देख रही है। यानी वो छत पे उसके पर्दे नहीं है, बिल्कुल प्लेन छत है और वो इस तरह खड़ी है कि उसकी गर्दन जो है, जो एरिया खत्म हो रहा है छत का, उससे बाहर आ चुकी है और वो मुझे देख रही है। और मैं उसको एकदम देखा और हैरान हुआ कि ये बकरी ऊपर क्या कर रही है। चाचू के घर में तो कोई भी बकरी नहीं है। मैं उस बकरी को देखता रहा, वो बिल्कुल क्लियर एक बकरी थी। हाँ, हवेली के अंदर बकरी जरूर थी जो बंधी हुई थी। हवेली का कुछ नक्शा यूं था कि बड़े गेट जिस तरह मैंने कहा उसको बंद रखा जाता था, छोटे गेट से जब आप दाखिल होते थे तो बड़ा सा जो सहन था वहीं उसके दरमियान में अमरूद का दरख्त लगा हुआ था। जो 4 दीवारी थी उस गेट के साथ उस पूरी हवेली की, उसी ही एक दीवार के साथ बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था और उस बेरी के दरख्त के साथ अंगूरों की बेल लगी हुई थी। और जो एक और दरख्त था उसके साथ बकरी अक्सर वहीं पे रात के टाइम बांध दी जाती थी।
कुत्ता भी था इस घर में, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही वो मर चुका था, वरना वही कुत्ता रात के टाइम छोड़ दिया जाता जो इस हवेली की हिफाजत करता। अब इंतज़ार था किसी अच्छी नस्ल का कुत्ता ढूंढा जाए और उसको रखवाली के लिए रखा जाए। फिलहाल अभी उस कुत्ते की जगह पे कोई भी नहीं आया था। मोहसिन कहता है, जब मैं उस बकरी की तरफ देख रहा था तो वो बकरी मुसलसल मुझे देख रही थी, कान अपने हिलाती थी और बाकी साकित खड़ी हुई थी। उसके कानों से हिलने से लगता था कि हाँ, कोई मुजस्समा नहीं है, कोई काली स्याह बकरी ज़रूर है जो अपने कान हिला रही है। वो बोल नहीं रही थी, बाकी पूरा जिस्म उसका एक ही जगह पे साकित से था। मैं उसको कुछ देर देखता रहा। मैं बच्चा था, मैं डर सा गया। जल्दी से चलता हुआ, भागने वाला अंदाज नहीं था, चलने वाला अंदाज था, चलता हुआ वापस उसी तरफ चला गया जहां पे वो लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। उस रूम के दरवाजे पे पहुंचा तो एकदम एहसास हुआ कि यार ये क्या कहेंगे, इनको क्या बताऊंगा कि क्यों वापस आ गया हूं। चाचू फौरन पूछेंगे, हाँ क्या हुआ मोहसिन, वापस क्यों आए? तो क्या कहूंगा कि आपकी छत पे बकरी है और मैं बकरी देख के डर के आ गया हूं। बुरा सा लगा, नहीं मुझे वापस जाना चाहिए। बच्चा था लेकिन उसको फिर भी महसूस हो रहा था बकरी से डर के इस तरह वापस आ जाना अजीब सा है। कुछ देर फैसला किया, नहीं मुझे अकेले जाना चाहिए। मुड़ा और चलता हुआ फिर उसी रूम की तरफ जाने लगा जिस रूम की तरफ वो पहले जा रहा था। उसी रूम की तरफ जाते हुए निगाहें नीचे थीं, लेकिन मुसलसल ये सोचता हुआ जा रहा था, ऊपर देख मोहसिन, ऊपर देख। खुद उसका अपना आप उसको मुतवज्जे कर रहा था, मोहसिन ऊपर देख, मोहसिन ऊपर देख। बच्चा अपने आप को ज़बरदस्ती गर्दन नीचे किए हुए ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका अपना आप उसको कह रहा है ऊपर देख। आखिर मजबूर होकर बच्चा है, बच्चे की एक हिस्स होती है, वो देखता ज़रूर है। खौफ के बावजूद दोबारा उसकी गर्दन ऊपर की तरफ उठ गई। जब उसकी गर्दन ऊपर की तरफ उठी तो उसी ही जगह पे जहाँ पे उसने एक बकरी को देखा था जो बिल्कुल साकित सी थी, कान हिला रही थी, उसकी तरफ खड़ी देख रही थी, अब उस जगह बकरी नहीं कुत्ता मौजूद था। बकरी तो फिर भी जिसामत, कदो कामत, कान हिलाना, मुंह क्लियर थी, लेकिन ये कुत्ता इस तरह का था, बिल्कुल शैडो, साया, बिल्कुल कुत्ते की तरह था। लेकिन उसका ना ही आंखें नज़र आ रही थी, ना ही उसका मुंह नज़र आ रहा था। हाँ, गर्दन और मुंह जिस तरह बना होता है वो तो उसी तरह गोल नज़र आ रहा था, लेकिन बाकायदा आंखें, मुंह, नाक जिस तरह कुत्ते का नज़र आता है वो काला स्याह था, नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी बड़ा था। बकरी क्लियर बकरी थी, लेकिन अब जो कुत्ता मौजूद था ये साये की तरह था, काला स्याह साया, शैडो, बिल्कुल कुत्ते की तरह, जिसका चेहरा बिल्कुल था लेकिन मुंह, आंखें, नाक नहीं था। पहले वो दूसरी तरफ देख रहा था, जैसे ही मोहसिन की निगाह ऊपर उसकी तरफ गई तो उस कुत्ते ने भी उसी लम्हे जो दूसरी तरफ देख रहा था मोहसिन को देखना शुरू कर दिया। अब उसकी ना सिर्फ दिल की धड़कन तेज हो गई बल्कि वो डर गया। अभी चंद लम्हे पहले यहां पे बकरी थी और अब वहां पे कुत्ते ने जगह ले ली थी। चाचू के घर में ना ही कोई कुत्ता, ना ही कोई बकरी थी, तो ये बकरी कहां से आई जो अब रूप धार के कुत्ता बन चुकी थी? बच्चे को डरा देने के लिए इतना काफी था। अब वो भागता हुआ सीधा गया, सीधा अंदर कमरे में चला गया। अब वो जो पहले बड़ा बाहर खड़ा रह के सोचता रहा चाचू क्या सोचेंगे, बकरी से डर के आ गया। अब उसके दिल से यह बात निकल गई थी कुत्ता देखने के बाद। सीधा जब कमरे में पहुंचा, चाचू ने भागते हुए देख लिया। भाई अभी तक गेम खेलने में मसरूफ थे, तवज्जो ना दे सके, तो चाचू ने पूछा क्या हुआ? मोहसिन ने कहा चाचू मुझे डर लग रहा है, आपकी छत पे कुत्ता भी है, आपकी छत पे बकरी भी है। चाचू समझ गए बच्चा है, डर गया है, आओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। बल्कि एक काम करो, तुम्हें मैं हवेली ही छोड़ के आता हूं, बजाय तुम इधर कमरे में भी जाओगे मेरे घर में और डर जाओगे, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, अकेले रहते थे, डेरा टाइप उन्होंने बनाया हुआ था वहां पे। तो मैं तुम्हें हवेली ही छोड़ के आता हूं, यानी कि वही जो 40-50 कदम के फासले पे हवेली थी, उसने कहा मैं तुम्हें वहीं छोड़ के आता हूं, आ जाओ। अब जब चाचू मोहसिन को लेके बाहर निकले, अपने उस घर के दरवाजे से बाहर निकले, तो बाहर केले के दरख्त थे और एक दो और दरख्त लगे हुए थे। तकरीबन ये टाइम था रात के 8:30 बजे का, 8:15 या 8:30 बजे का मोहसिन का कहना ये टाइम था
कि एकदम से झोंका आया या क्या हुआ, जब केले के दरख्त के पास चाचू पहुंचे तो बाकायदा किसी चीज़ ने उनको पकड़ के धक्का दिया, इतनी ज़ोर से उनको धक्का दिया जैसे बंदा उड़ता हुआ मुंह के बल गिरता है। इसी तरह वो उड़ते हुए मुंह के बल गिरे। नीचे ज़मीन पक्की नहीं थी, नरम थी, इस तरह की थी कि उनके मुंह पे चोट नहीं लगी, वरना उनको जितनी ज़ोर से वो ज़मीन पे गिरे थे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरे उनको एहसास हो गया बाकायदा किसी चीज़ ने उनको धक्का दिया है। मुड़ के उन्होंने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था, क्योंकि वो बड़े थे, जानते थे हवेली में क्या पुरअसरारियत सी है, हवेली में किस तरह के मामलात होते हैं, और इस घर में भी कभी कभी जो शरारतें होती हैं। वाकिफ़ थे, बहादुर थे, रह रहे थे। तभी समझ गए कि उसी में से किसी ने शरारत करके धक्का दिया है। फौरी तौर पर मोहसिन को कहा, मोहसिन भाग, तू घर पहुँच। एहसास होते ही कि किसी चीज़ ने शरारत में धक्का दिया है, क्योंकि मोहसिन ही कुछ देर पहले बता रहा था कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, और साथ ही धक्का पड़ गया। तो चाचू इतने तो समझ गए बच्चे ने भी कुछ देख लिया है, हाँ कुछ है, जो मुझे ये यकीन दिलाने के लिए धक्का दे रहे हैं कि बच्चा वहम नहीं कर रहा, बच्चे को भी हम नजर आए हैं, तभी तुम्हें धक्का दे रहे हैं कि हाँ इस टाइम हम मौजूद हैं। तो मोहसिन कहता है, मैं भागता हुआ छोटे गेट से, चाचू वहीं गिरे हुए हैं, मैं भागता हुआ हवेली तक पहुंचा। छोटा गेट जो खुला हुआ था उसको खोला, भाग के उसको बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और मैं सामने कमरों की तरफ चल पड़ा। एक अजीब सा मंजर हुआ था। चाचू को धक्का पड़ा था, मैंने कुछ और देखा था, और जैसे ही छोटा गेट बंद करके कह रहा है, मैं आहिस्ता से अब चलता हुआ घर के अंदर में हवेली के अंदर आ चुका था। अब्बू अंदर थे। अब मेरे अंदर खौफ कुछ कम हो चुका था कि घर वाले यहाँ मौजूद हैं। तो अब मैं आहिस्ता से चलता हुआ कमरों की तरफ जा रहा था। तो वहीं पे जब मेरी निगाह पड़ी तो वो छत भी जिसके पर्दे नहीं थे, क्लियर नज़र आती थी। उसी छत पे चांद की चांदनी में क्लियर मैंने जिस चीज़ को देखा, वही बकरी जो नीचे दरख्त के साथ बंधी हुई थी, वही बकरी उसी छत पे मौजूद थी। जिस बकरी को पहले देखा था वो कोई और बकरी थी, काली स्याह बकरी। ये बिल्कुल वही बकरी थी जो घर के अंदर किले के साथ ज़मीन पे बंधी बैठी हुई थी। इस लम्हे वो बकरी छत पे मौजूद थी। जैसे ही उस बकरी को मैंने देखा तो एक लम्हे में मैंने कहा, ये तो हमारी बकरी है, ये छत पे क्या कर रही है। ये एहसास के होते ही मैंने वापस मुड़ के उसी तरफ देखा जहाँ पे बकरी थी। तो आंखों ने देखा बकरी अपनी जगह पे मौजूद है। बकरी ना सिर्फ अपनी जगह पे बंधी हुई है, मौजूद है, बल्कि वही बकरी कोई और चीज उस बकरी का रूप धार के छत पे भी मौजूद है। हूबहू उस बकरी की तरह, यहां तक कि वो कह रहे हैं लाल कलर का उसका पट्टा सामने उसको बकरी को डाला होता था, वही गले में रस्सा और पट्टा भी वही लाल कलर का, सेम रंग और रूप और पट्टा भी वही उसके गले में था जो छत पे खड़ी हुई थी। तो कहता है अब मैंने जल्दी से चलना शुरू कर दिया। अंदाज इस तरह का था जैसे भागने वाला अंदाज हो कि वहीं पे मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ उस कुत्ते की थी जिससे मैं भी मानूस था, जो कुछ अरसे पहले इस घर में होता था, जो अब मर चुका था। ये उसकी गुराने की आवाज़ थी। वो अक्सर ऐसे गुराता था। मैं 8 साल का था, मेरी उसके साथ मानूसियत हो चुकी थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं भी उसके पास उदास हो गया था, उसको मिस करता था। और जब वो गुराता था तो मैं उसको डांटता था। और अभी सेम उसके जब गुराने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गया। उसी जगह पे देखा जहाँ पे वो अक्सर बैठता था, तो वो जगह खाली थी। तो ये गुराने की आवाज़ कहाँ से आई थी? उसी लम्हे वो दोबारा गुराने की जो आवाज़ आई, उस सिमत का तयन किया जिस सिमत से वो आवाज़ आ रही थी, तो सामने निगाह उस छत पे गई जहाँ पे वो बकरी मौजूद थी। अब वही कुत्ता हमारा जो कुछ अरसा पहले मर चुका था, उसी छत पे मौजूद था। उसी नस्ल का वही कुत्ता जिससे मैं भी मानूस था, वो उसी तरीके गुरा रहा था और छत पे मौजूद था। लेकिन 8 साल का बच्चे होने के बावजूद मैं इतना जान चुका था, कुत्ता मर चुका है, ये हमारा कुत्ता नहीं है, ये कुछ और है। बस उस कुत्ते को देखते ही जो मैं समझ गया था, हूबहू वही कुत्ता, मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते हुए अंदर पहुंचा तो अब्बू जी ने पूछा क्या हुआ मोहसिन। मैंने उनको बताया अब्बू ऊपर छत पे बकरी जो नीचे बंधी हुई है वही ऊपर छत पे है, और हमारा जो कुत्ता मर चुका है वो ऊपर छत पे गुरा रहा है, आए आके देखें। अब्बू ने मुझे कहा आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा खौफ ख़त्म करने के लिए
मैंने उनको कहा आप जाके देखें। उन्होंने कहा आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब्बू ने मुझे साथ लिया और बाहर आ गए। कहाँ है? मैंने कहा वो सामने थी, वहाँ अब नहीं है, यहाँ पे थी। किस जगह पे? मैंने इशारा किया। अब्बू ने कहा यहाँ पे। रुको मैं देख के आता हूँ, डरो मत, कुछ भी नहीं है। अब्बू सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए। ऊपर जाके पूरी छत पे उन्होंने देखा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पूरी छत देखने के बाद नीचे आकर मुझे कहते हैं किस जगह पे आओ? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अब्बू मैंने देखा है। उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसे डर गए हो, कोई बात नहीं, आ जाओ चलो खाना खाते हैं। सहन में चारपाइयाँ डाल दी गईं और उसके बाद वहीं पे बैठ के सब घर वालों ने वहाँ पे खाना खाया। आज लेट खाना खा रहे थे। अमूमन जल्दी 7:30 बजे तक खाना खा के 8 सवा 8 बजे तक सारे सो जाते थे, क्योंकि आज भाई भी अभी वहीं गेम खेल रहे थे तो घर वाले बातों में लगे रहे। हमने लाहौर वापस जाना था तो आज बातों में ऐसे घर वाले भी लगे, हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे कि बच्चे भी आ जाएं तो इकट्ठे खाना खाएंगे। तो आज लेट हो गए। सब ने बैठ के खाना खाया और उसके बाद जो चारपाइयाँ लग चुकी थी आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी अपनी चारपाई पे सोने के लिए लेट गए। उनमें से अब मोहसिन भी था जो अपनी रज़ाई अपनी चारपाई पे तो लेट चुका था। वो कहता है मैंने रज़ाई जो थी अपने मुंह तक डाली हुई थी, अपने मुंह को छुपाया हुआ था, मैं सहमा हुआ था, मैं डरा हुआ था। वो मंज़र बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे जो मैंने पहले चाचू की छत पे एक बकरी को देखा था, काली स्याह बकरी जिसके कान हिल रहे थे, मेरी तरफ अजीब से अंदाज में देख रही थी, और एक काला कुत्ता जिसका कोई भी हुलिया सिवाय एक शैडो, ब्लैक शैडो कुत्ते की तरह था, बाकी कुछ भी हुलिया समझ नहीं आता था। नाक कैसा है, कान कैसे हैं, कुत्ते की शक्ल ज़रूर थी। और उसके फ़ौरन बाद अपनी ही छत पे वही बकरी जो नीचे बंधी है ऊपर खड़ी हुई है, वही कुत्ता जो मर चुका है जिंदा होके उसी अंदाज में घुरा रहा है। एक बच्चे के दिमाग से ये ख्यालात इतनी जल्दी कैसे निकल सकते थे? बच्चा भी ऐसा जो ज़हीन बच्चा था, यकीनन कुछ बहादुर भी था। तो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था, सब सो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जाते जा रहे थे, सिवाय मोहसिन के जो अभी तक मुंह पे चादर डाले जाग रहा था। चादर के नीचे जो उसकी आंखें थीं वो खुली हुई थीं। कोई भी घर का फ़र्द अगर देखता तो चादर इस अंदाज में डली हुई थी, समझता मोहसिन सो चुका है। मोहसिन आंखें खोले जाग रहा था। इस घर का असल में किस्सा भी तो कुछ और था। बुजुर्गों ने उससे पहले इस हवेली में किसी चीज़ों को कैद कर दिया था। ये भी कभी सुनाऊंगा, ये भी कहानी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। इस हवेली में कुछ चीज़ें थी जिनको कैद कर दिया गया था और वक्त के साथ ऐसा हुआ कि वो चीज़ें आज़ाद हो गई थी। जिस हवेली में कैद किया जाए, चीज़ें आज़ाद हो जाएं, तो उस हवेली में वही रह सकते हैं जिनका पाला पड़े और वो बर्दाश्त कर जाएं। कैद करने वाले भी अपने हों और आज़ाद भी इस अंदाज में हो कि पता हो कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दिल गुर्दे वाले वहाँ रह सकते हैं। आम बशर फ़ौरन उस घर को छोड़ देता है। यकीनन वो उस घर में आज भी क़याम किए हुए थे जहाँ पे चीज़ें आज़ाद हो चुकी थी। तो वो बहादुर लोग थे। रात के 12 बज चुके थे। भाई भी आके चारपाइयों पे सो गए थे, सब सो रहे थे। एक मोहसिन था जो जाग रहा था। सबकी आवाज़ें उसको सोने की, गहरी नींद की, खराटों की, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि सब गहरी नींद में चले गए हैं। किसको ख्वाब आ रहे हैं, कौन क्या देख रहा है नींद में, कौन नींद में किस तरह खराटे ले रहा है, उसको अंदाज़ा तक नहीं है, सिवाय मोहसिन के जिसको सिर्फ एक अंदाज़ा था कि सब सो रहे हैं, मैं डर की वजह से जाग रहा हूं और चादर मुंह पे लिए इस तरह लेटा हूं, बिल्ली जैसे कबूतर को देख के आंखें बंद कर लेती है। अगर वो बहुत ही बुज़दिल होता, डरपोक होता, तो उस वक्त छलांग मार के खड़ा होता, माँ बाप के पास जाता और कहता मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कुछ तो उसके अंदर बहादुरी थी, कुछ तो बहादुरी थी उसके अंदर कि वो जाग रहा था, डर रहा था, आंखें खुली थी, मुंह पे कपड़ा था, फिर भी लेटा हुआ था। टाइम तेजी के साथ गुजर रहा था, लेकिन मोहसिन के लिए टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो नींद की वादी में जा चुके थे उनके लिए तेजी से गुजर रहा था। मोहसिन के लिए हर लम्हा बहुत भारी था। रात थी कि गुजरने का नाम नहीं ले रही थी, नींद थी कि आ नहीं रही थी कि उसी लम्हे उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जैसे कुछ
घसीटा गया हो। वो बच्चा जिसके मुंह पे चादर है, जिसकी आंखें पहले ही खुली हैं, जो पहले ही खौफजदा है, उसके कान एक आवाज़ सुनते हैं जैसे किसी चीज़ को घसीटा गया हो। क्या मंजर होगा। अब सोचों का महवर थम चुका है। वो खौफ, वो डर अपनी जगह पे मौजूद है। दिमाग जो मुख्तलिफ बातें सोच रहा था रुक चुकी हैं। अब सिर्फ अलर्ट है उस आवाज़ की तरफ जो अभी सुनी जाएगी, जो सुनी गई थी। काफ़ी देर खामोशी रही, कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो अब दिमाग सोच रहा था, क्योंकि मैं सोचों में गुम था, तो जो आवाज़ आई मेरा वहम था, ये सचमुच की कोई आवाज़ थी। अब दिमाग इन बातों में उलझ रहा था, वहम था या सचमुच की कोई आवाज़ थी, कि उसी लम्हे फिर घसीटने की आवाज़ आई। एकदम दिमाग अलर्ट हो गया। ऐसा अलर्ट हो गया कि नहीं, कोई आवाज़ है, कोई घसीट रहा है। कान उस तरफ मतवज्जो हो गए। तो अब क्लियर कानों ने जिस आवाज़ को सुना, तो कोई था जो किसी चीज़ को घसीट रहा था। ये तो ज़मीन पे घसीटने की आवाज़ है। किसी बैग के घसीटने की आवाज़ भी नहीं है। ये किसको घसीटने की आवाज़ है? कोई लोहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये अजीब सी आवाज़ है। तो एकदम उसके दिमाग में एक आवाज़ आई, ये तो किसी इंसानी जिस्म को घसीटने की आवाज़ है। ये ऐसी आवाज़ है जब इंसान ज़मीन पे पड़ा हो और उसको घसीटा जाए तो इस तरह की आवाज़ आती है। जब बच्चे के दिमाग ने ये सोचा कि इंसान को घसीटने की आवाज़ है, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मोहसिन और ज़्यादा डर गया। वो जो थोड़ा सा घसीटता था, रुक जाता था, घसीटता था, रुक जाता था, अब वो आवाज़ उसके करीब आती जा रही थी, उसके और करीब आती जा रही थी। इतनी करीब कि उसको लगा जो घसीट रहा था बिल्कुल उसके करीब आके खड़ा हो गया है। चादर के अंदर अभी भी अंधेरा है। उसकी आंखें खुली हैं, देखने के काबिल हो चुकी हैं आंखें। जब आंखें मुसलसल खुली रहती हैं तो अंधेरे में भी देखने के काबिल हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ इस चादर के अंदर ही देख सकती थी। चादर के बाहर का मंजर अभी भी आंखें नहीं देख सकती थी, सिवाय इसके कि वो चादर अपने मुंह से हटा देता। उसके दिल की धड़कन तेज और उसका अंदर उसको कह रहा है, देख कौन है बाहर। अब वो बाहर ही उसको कहेगा जिस चादर के अंदर वो लेटा है। ऐसा है जैसे वो किसी चीज़ में उसने अपने आप को छुपाया हुआ है, महफूज महसूस कर रहा है, और बाहर की दुनिया ही और है। कोई घसीटते घसीटते उसके करीब आके खड़ा हो गया है। इंसानी जिस्म को घसीटते हुए कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई द्यो घसीट के ला के उसकी चारपाई के करीब रख दिया है। और अब उसको कह रहा है, चल अब चादर हटा और देख हमें। तुझे देखने का शौक है ना, तो अभी तक सोया नहीं, फिर देख। वो बच्चा, वो खौफजदा, वो अपने आप के साथ लड़ रहा था खौफ के आलम में। तो अब उसने फैसला किया, मुझे देखना चाहिए बाहर क्या है। तजस्सुस तो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, इसके बावजूद कि खौफ भी शदीद होता है, लेकिन तजस्सुस बहुत ज़्यादा होता है। 2-3 बजे का टाइम, तजस्सुस पास किसी ने आके इस तरह घसीटने वाले को भी ज़मीन पे रोक दिया था। खड़ा हो गया था, दिल कह रहा था, देख तो सही है कौन। मोहसिन ने अपने मुंह से चादर हटा ली, और जैसे ही उसने अपने मुंह से चादर हटाई तो पहली चीज़ जो उसने थी, मुड़ के देखी अपनी उसी साइड पे जहाँ पे जो घसीटने वाला था। घसीटते घसीटते वहाँ बिल्कुल करीब आके रुक गया था। उसने गर्दन मोड़ के फ़ौरन उस तरफ देखा तो उसकी आंखों ने देखा उस जगह पे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरे कानों ने क्लियर घसीटते हुए इसको यहाँ तक सुना है। साथ ही उस तजस्सुस ने मुड़ के दूसरी तरफ भी देखा तो दूसरी तरफ भी कोई भी नहीं था। तो क्या ये मेरा वहम था या मेरे कानों का धोखा था? ऐसा हो नहीं सकता। वो जिस रुख्त में सोया था बिल्कुल उसके सामने वो बेरी का बड़ा सा दरख्त था कि उसी लम्हे उसको ऐसे आवाज़ आई कानों में जैसे कुछ फड़फड़ाया हो। बहुत ऊंचा, तेज़ नहीं, हल्का सा, लेकिन हल्का भी ऐसे था कि आवाज़ बहुत ऊंची थी। शक 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 शक।
उसी लम्हे उसकी निगाह ऊपर उठ गई, और जैसे ही उसकी निगाह ऊपर गई तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। वो भूल गया वो कौन है, वो क्या देख रहा है। वो एक बहादुर बच्चा तो था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों ने देखा था वो इतना खौफनाक और भयानक था कि खौफ के मारे अगर उसकी जगह पे कोई भी बच्चा होता तो बेहोश हो जाता। उस बेरी के दरख्त पे 15 से 20 फुट बड़ी, 15 से 20 फुट का एक बड़ा कमरा होता है, फुल बड़ा कमरा। वरना आजकल छोटे छोटे कमरे 12 बाई 12, 12 बाई 14 इस तरह के बनाए जाते हैं। एक बड़ा कमरा जो हाल नुमा बनाया जाता है वो तकरीबन 20 बाई 20 का होता है। 20 फुट बड़ी चिमगादड़ उस बेरी के दरख्त पे पर फैलाए बैठी हुई थी, और उसका जो मुंह था, जितनी बड़ी थी उतना बड़ा उसका मुंह होना चाहिए था। मुंह उसका बिल्कुल छोटा, एक नॉर्मल तकरीबन इतना सा उसका मुंह था, वरना जितने बड़े उसके पर थे उसका बहुत बड़ा मुंह होना चाहिए था। चिमगादड़ की तरह उसका मुंह था, और इतने बड़े उसने पर फैलाए हुए थे, 18 से 20 फुट बड़े पर, जिससे वो दरख्त जिस पे वो बैठी थी, बेरी का दरख्त, उसके परों के पीछे छुप गया था। और उसी ने ही शक 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 वो पर हिलाए थे, थोड़े से हिलाए थे, जिससे इतनी ऊंची आवाज पैदा हुई थी। उस दरख्त पे वो बड़ी सी चिमगादड़ बैठी हुई थी, और उसकी खुली आंखों को वो देख सकता था। उसकी आंखें उसी की तरफ ही देख रही थी। उसका चिमगादड़ की तरह मुंह, उसके वो कान, सब हुलिया जिस तरह एक चिमगादड़ का होता है। वो बच्चा क्लियर पहले चिमगादड़ को देख चुका था, लेकिन कभी भी उसने ज़िंदगी में इतनी बड़ी चिमगादड़ जो तकरीबन 18-20 फुट बड़ी हो और दरख्त पे बैठी उसने नहीं देखी थी। उसने जैसे ही देखी और उसको एहसास हो गया कि वो चिमगादड़ उसी की तरफ ही देख ली है, तो खौफ के मारे वही चादर जो उसने पहनी थी वापस अपने मुंह पे ले ली। अब उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। अब वो शदीद डर चुका था। एक दो मंजर उसने पहले देखे थे, चाचू के घर में, फिर अपने हवेली की छत पे, लेकिन इस वक्त उस दरख्त जिसके सामने वो लेटा था, जिसकी तरफ वो मुंह करके लेटा था, यानी पांव उसी दरख्त की तरफ थे और मुंह भी उसी दरख्त की तरफ था, और बिल्कुल सामने था उसी दरख्त पे इतनी बड़ी चिमगादड़ पर फैलाए मौजूद थी। ये बहुत खौफनाक था। उसकी मासूम सोच डर चुकी थी। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उसी बिस्तर पे चादर मुंह पे लिए लेटा हुआ था, उस चारपाई पे वो कपकपा रहा था, खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। उसको ये एहसास था किसी लम्हे भी वो बड़े से परों वाली चमगादड़ उड़ती हुई उस तक पहुंचेगी और उस पर हमला कर देगी या उसको उठा के ले जाएगी। अब वो चाह रहा था किसी तरीके उठे, चीख मारे, भाग के माँ बाप तक पहुंचे और उनको कहो मुझे बचा लो, सामने क्या है। लेकिन वो कहता है मैं कांपता रहा। मुझे अम्मी ने कहा था जब भी डर लगे तो इस तरह पढ़ना है। वही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया जो मुझे अम्मी ने कहा था। मैं पढ़ता रहा, मैं डरता रहा, मैं कांपता रहा, मैं खौफजदा रहा, लेकिन मुसलसल अपनी चारपाई पर रहा। और मैं जब पढ़ता रहा फिर वही तजस्सुस, अभी फिर देखूँ वो मौजूद है कि नहीं। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, कपकपाहट इतनी तेज़ थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल बार बार चाह रहा था उस बड़ी सी चमगादड़ को फिर देखूं, लेकिन मैं नहीं देख सका। मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मेरे कानों में अजान की आवाज़ आई। जब अजान की आवाज़ आई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे अंदर खौफ कम हो गया है। अजान का मतलब यही था कि घर सारा नमाज़ पढ़ता था, एक मजहबी घराना है, कि जब भी अजान होती है तो उसके बाद सूरज की रोशनी भी आ जाती है। अजान जैसे ही होती है उसके बाद डर खौफ ख़त्म हो जाता है। बच्चों को जब इस तरह की बातें आप बचपन में सिखाते हैं तो बच्चे माशाल्लाह बहादुर हो जाते हैं। अजान का लफ्ज़ सुनते ही जैसे ही उसके कानों में अल्लाह अकबर की आवाज़ आई तो उसके अंदर से डर कम हुआ। वो मुसलसल पढ़ रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए अपने मुंह से चादर हटा दी और सामने उसी तजस्सुस के मारे दरख्त पे देखा जहाँ पे उसने उस चिमगादड़ को देखा था। अब वो सामने बेरी का दरख्त था, कोई भी चिमगादड़ वहाँ पे नहीं थी। उसने अपने इर्द गिर्द भी देखा, अब उसको कुछ भी नज़र ना आया। उसको इतना एहसास हो गया कि अब अज़ानें हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं होगा। और फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सो गया।
सुबह जब उठा उसने अपने बाप को ये सारा मंजर बताया, माँ को सारा मंजर बताया, और उन्होंने फिर बच्चे को जिस तरह ब्रेन वॉश करते हैं, खौफ ना आए उसके अंदर, उसको समझाया, उसका डर कम किया और सारी बातें उसको, यूँ नहीं होता बेटा, ये करते हैं, यूँ होता है, यूँ होता है, बहुत सारी बातें बच्चों को जिस तरह समझदार माँ बाप समझाते हैं, माँ बाप ने ऐसे उसको समझा दी। फिर उसके कानों ने एक दिन सुन लिया, बड़े आपस में बातें कर रहे थे, जो उसके कानों ने भी सुन ली, वो ये था कि मोहसिन जिस बड़ी सी चमगादड़ का जिक्र कर रहा था, वो सिर्फ उसने नहीं देखी, उसकी एक खाला कह रही थी वो मैंने भी देखी है, और उसको उसी बेरी के दरख्त के ऊपर ही बैठे हुए देखा है। वो ठीक बता रहा है, जितना बड़ा उसका वो पर और उसका वो बता रहा है, वो उतनी ही बड़ी है। उस बच्चे का ये वहम नहीं है, चमगादड़ जो उसने इतनी बड़ी देखी है ये मैं भी देख चुकी हूँ, वो सही कह रहा है। जो बकरी और जो उसने कुत्ता देखा वो उनको इस बात का नहीं पता, ना उन्होंने देखा था, चमगादड़ वो देख चुकी थी और उसके कानों ने भी सुन लिया मोहसिन ने कि वो गवाही दे रही थी, आपस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि वो मोहसिन ठीक कर रहा है, वो मैंने भी देखी है। फिर उस चमगादड़ को जो वहां पे अक्सर आती थी और बैठती थी, रात को कोई घर का फर्द उठ जाता और उसकी आंख खुलती तो उस दरख्त पे उसकी निगाह जाती तो वो चमगादड़ इतनी बड़ी पर फैलाए उनको नजर आती। पहले जिसने भी देखा छुपा लिया कि बेहतर है उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं इसका जिक्र ना करूं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने जिन्नात को किसी रूप में देखा है, असली रूप में देखा है, जिन के रूप में देखा है, कुत्ता बिल्ली जानवर कोई भी जानवर के रूप में देखा है, सांप के रूप में देखा है, तो उसने मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो मैं बेहतर है खामोशी ही इख्तियार करूं, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी को बता दूं तो वो मखलूक मुझे नुकसान पहुंचा दे। अक्सर ये लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बता देंगे तो वो मखलूक आपको कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राज की जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता हूं तो वहां पे भी लोग कहते हैं जी अब हमने देखा है, लेकिन अगर हम डर रहे हैं आपको बता दिया तो हम पे हमला ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उसने अभी तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हो सकता है आपको बताने से हमें नुकसान पहुंचा दे। क्लियर मैं कह दूं ऐसा कुछ नहीं होता, आप बता दें तो बताने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने नुकसान पहुंचाना है तो वैसे ही पहुंचाना है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं कि आप बताएं या ना बताएं, इससे नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं। करना होगा तो करेगी वो मखलूक, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी, चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं। उस घर के लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट था, जो देखता गया तो उन्होंने कहा यार रहने ही दो, उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हम ना बताएं। खाला और बाकी एक दो जो बातें कर रहे थे उन्होंने भी सबको ये बातें नहीं बताई थी, मोहसिन ने सुन ली थी। और फिर एक ऐसा हुआ उस घर में, उनके चाचू हथियार रखते थे, एक रात वो उठ गए। घर वालों की बातें उन तक भी पहुंच चुकी थी, टाइम लगा, फौरी तो नहीं पहुंची, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके कानों तक भी पहुंच गई। और उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन है, कौन सी चमगादड़ है, क्या मसला है। और एक रात जब वो उठे वॉशरूम के लिए तो उन्होंने जब उसी दरख्त की तरफ देखा, उनकी तवज्जो उस दरख्त की तरफ नहीं थी, वो अपना उठे वॉशरूम जाने के लिए जैसे उठे, लेकिन उनको फड़फड़ाने की बाकायदा आवाज़ आई जैसे मोहसिन ने सुनी थी। जैसे फड़फड़ाने की आवाज़ आई, इतनी ऊंची आवाज़ थी, उन्होंने मुड़ के उसी तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, उसी दरख्त पे उसी तरह पर फैलाए वो चमगादड़, बड़ी सी 20 फुट 18 फुट बड़ी चमगादड़ बैठी हुई थी। कुछ देर वो उसको खड़े देखते रहे और उसको उन्होंने वहीं से, जिस तरह कोई डराता है आवाज़ें निकालता है कि उड़ जाए, कोई डर जाए, ऐसा किया। वो नहीं डरी तो वो अंदर सीधे रूम के अंदर गए और उनके पास जो हथियार था वो लेके आ गए कि आज मैं इसको डराता हूँ, मैं इसको उड़ाता हूँ, ये कौन है, ये रूप धारे हुए है, ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी तरफ सीधा निशाना लगाने की बजाय ऊपर आसमान की तरफ हथियार का रुख किया और उसके बाद उसमें से गोली चलाई। अब एक यकीनन सी बात है, बंदूक के अंदर से जब गोली चलेगी और आवाज़ इतनी ज़ोर से ऊंची आवाज़ आएगी तो ये कैसे हो सकता है सोए हुए लोग ना उठ जाएं। तो वो तमाम के तमाम घर वाले उस आवाज़ से खौफज़दा होके, क्योंकि सब गहरी नींद में थे और उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह ऊंची आवाज़ आएगी, और जैसे ही उन्होंने चलाया आवाज़ आई तो सब जाग गए। लेकिन वो जो सामने की तरफ चाचू खड़े देख रहे थे कि क्या वो अपनी जगह से टस से मस होती है, क्या वो चमगादड़ हिलती है, डरती है, उसको कोई फ़र्क पड़ता है, जिससे पूरे घर वाले हड़बड़ा के खौफज़दा होकर इस आवाज़ से जो इतना ज़्यादा गोली चलने की थी उठ के बैठ गए हैं, क्या उसको भी कोई फ़र्क पड़ा है। तो वो उसी जिस तरह पहले वो चाचू को टिकटिकी बांधे देख रही थी, मुसलसल देख रही थी, तो गोली चलने के बाद भी, इतनी ऊंची आवाज़ आने के बाद भी वो चाचू को उसी तरह
आराम से रिलैक्स होकर बैठी रही और देखती रही कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका अंदाज ऐसा था, तो मेरी तरफ भी इसको चला दो तो मैं फिर भी अपनी जगह पे मौजूद रहूंगी, तुम्हारी ये गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस रात जब आवाज आई, सारे घर वाले जाग गए, तो ये एक ऐसी रात थी कि उस रात सब घर वालों ने उसी तरफ मुंह करके देख लिया था जो चाचू की तरफ चमगादड़ मुंह करके देख रही थी, आज भी उस जगह पे मौजूद थी। और ये पहली एक ऐसी रात थी कि सब घर वालों ने इकट्ठे उसको अपनी आंखों से बैठे हुए देख लिया था। वहीं पे घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, चाचू को उनका नाम लेकर मुखातिब कहा, नहीं, ये वो नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, ये वो हैं जो पहले कैद थे अब आज़ाद हो चुके हैं। चुप करके सारे खामोशी से सो जाएं। सुबह जिन्होंने कैद किया था मैं उनसे रब्ता करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये सूरत हाल है। मेरे पहले भी सुनने में ये बात आई थी लेकिन मैंने देखा नहीं था, आज मैंने भी इसको अपनी आंखों से इस रूप में देख लिया। इसलिए चुप करके सारे खामोशी से सो जाएं, डरें मत, ये अपना चला जाएगा, जो भी है आप लोग सो जाएं। और चाचू को कहा, जाओ तुम अपने जिस काम जा रहे थे, कल इंशाल्लाह मैं उनके पास जाऊंगा। सब घर वाले खौफजदा होके, बच्चा भी उसमें यकीनन शामिल था, जो भी था, उनको सुला के सारे वहाँ पे सो गए। किसी को नींद फौरी आ गई, किसी को ना आई, एक इंसानी फितरत है, लेकिन नींद कांटों पे भी आ जाती है। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता सारे सो ही गए, क्योंकि उस बुज़ुर्ग ने इस तरह मुतवज्जो किया था सबको कि डरना नहीं है, हमारे पे बुज़ुर्गों का हाथ है। हमारे ही बुज़ुर्गों ने जब इनको कैद किया था और ये आज़ाद हुए हैं, तो हम कुछ हैं जिसकी वजह से इस तरह का हमारा सिलसिला इन मखलूक के साथ कि हमें इनसे डरना नहीं है। और कुछ इस तरह की बातें की कि घर वालों को तसल्ली हो गई और वो सारे सो गए। अगले दिन राब्ता किया गया और उनको जब बताया गया तो उन्होंने कहा, इनको छेड़िए मत, ये वही हैं जो पहले कैद थे, अब आज़ाद हो चुके हैं, आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये क्या, ये किसी भी रूप में आएंगे, ये भी उनका एक रूप है, ये उनका सरदार है जो यहाँ पे आके बैठता है। इस हवेली के साथ उनका ताल्लुक़ है, यहाँ पे वो कैद भी रहे हैं, उनका वैसे भी इस हवेली के साथ ताल्लुक़ है, तो इनको रहने दीजिए, ये कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप अपने काम से काम रखें, एक टाइम आएगा तो ये चले जाएंगे और मैं इस तरह का कर दूंगा कि ये आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, बाकी काम मैं कर दूंगा। इसके ऊपर भी एक कहानी है, कैसे ये कैद हुए थे, कैसे ये आज़ाद हुए, फिर उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, ये इंशाल्लाह एक और कहानी जो मैं आपको सुनाऊँगा। मुख्तसर उसके बाद उस हवेली में बहुत सारे रूप धारे उनको मखलूक नज़र आई। कभी सांप के रूप में मारने के लिए गए तो गायब हो गया, कभी बड़ा असदह के रूप में मारने के लिए गए तो गायब हो गया। रूम के अंदर जाते हुए देखा और पीछे जब गए तो रूम को देखा, अंदर से दरवाज़ा बंद है, और सामने दाखिल होते हुए देखा था वो खाली वाला रूम था, उसमें इतना सामान भी नहीं था और इतना बड़ा वो था, गायब हो ही नहीं सकता था, गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और महसूस की। आज भी वो हवेली मौजूद है, आज भी वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। उससे भी हैरान कुन वाक़या जो पिछले साल हुआ है 2021 में, ये बात मुझे कह रहे थे अब ना बताएं, मैंने कहा क्यों कह रहे हैं यार, फिर उन्होंने कहा बता दें, क्यों मना किया, एंड पे बताता हूँ। उस हवेली के साथ जहाँ पे मौजूद है तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पे पहाड़ हैं। पहाड़ जब आप चढ़ते हैं, रास्ता कोई नहीं, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आप नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान से गुजरते हुए जब आप आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा तालाब है, झील सी है बहुत सी बड़ी, वहीं पे बहुत ज़्यादा मछली पाई जाती है। लोग अक्सर वहाँ पे पहले मछली का शिकार करने जाते थे और काफ़ी मछली पकड़ के लाते थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ, पहले एक बंदे की वहाँ पे मौत वाक़ई हुई, वो गए तो वहाँ पे वो मरा पड़ा था। फिर कुछ अरसा खामोशी रही, फिर कुछ अरसे के बाद एक और बंदे की भी वहाँ पे मौत हुई। 2-3 लोगों की जब वहाँ पे मौत हुई तो लोग डर गए कि कुछ ना कुछ मामला है, कुछ ना कुछ हालात ख़राब हैं। कुछ अफवाहें, कुछ बातें ऐसे फैलती गईं जहाँ पे जिन्नात है, ये भारी जगह है, कब्रिस्तान भारी है, ये तालाब भारी है, ऐसे मुख्तलिफ बातें फैलाई गई जो मुझे भी उन्होंने बताई है। कभी किसने कहा ये है, कभी किसने कहा ये है, ये है, ये है, बहुत सारी बातें फैलाई गई। लेकिन एक बात जो फैलाई गई बहुत ज़्यादा, वो ये थी, यहाँ पे एक डाइन रहती है। कैसे? लाश तकरीबन
2021 के शुरू में एक बंदे की मौत वाक़या हुई है और मरने से पहले उसने जो बताया वो भी इन बातों पे यकीन कम ही करता था, डरता भी कम था और अक्सर कहता था यार मैं चला जाऊंगा, देख लूंगा जो भी चीज़ भी है। मोहसिन कहता है मैंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया था, मैंने भी उस तालाब पे मछली पकड़ने जानता है, लेकिन आज तक किसी बच्चे को उन्होंने जाने नहीं दिया। वो शख्स भी उस तालाब पे गया था, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी लोगों की ज़मीनें थी जो आज बंजर हो चुकी हैं, लोगों ने अपनी ज़मीनें वीरान छोड़ दी हैं, उगानी छोड़ दी हैं उस खौफ से जो उस डाइन का खौफ है। वहाँ पे आज भी इतना खौफ है कि उसके इर्द गिर्द तमाम ज़मीनें जो ज़रखेज़ थीं आज बंजर हो चुकी हैं, बीज बोने छोड़ दिए हैं किसानों ने अपनी ज़मीनें उस खौफ के मारे। डाइन है, डाइन क्या है? वो शख्स जब वहाँ पे गया मछली के शिकार के लिए तो उसकी आंखों ने जो भी मंजर देखा, उसके साथ जो भी हुआ, जब वो वापस आया तो उसने आखिरी बात जो उन गाँव वालों को बताई थी, उसने कहा था, बहुत बुरी हालत थी, वो बेहोशी की हालत में आया था, उसको मुश्किलों से होश में लाया गया और उससे पूछा गया आखिर हुआ क्या है। वो वाहिद पहला शख्स था जो शायद उस जगह से जिंदा वापस आ गया था। मुश्किलों से उसको यकीन दिलाया गया कि तुम बच गए हो, जिंदा हो, अब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तुम्हारे ऊपर जो भी बीती बच के आ गए हो, बताओ क्या हुआ। तो उसने बताया वो जो भी है उसका कद तकरीबन 8 से 9 फुट ऊंची औरत है। वो उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसका जिस्म भी काला स्याह है, उसका पेट भी जो नज़र आता है वो काला स्याह है, उसके जो बाजू नज़र आते हैं उस पर बाकायदा बाल हैं, बहुत बड़े बड़े, जिस तरह रीछ के बाल होते हैं। उसके पाँव के अंदर कोई जूती नहीं है, बहुत बड़े पाँव हैं और उसके पंजे इतने बड़े हैं जैसे रीछ के, चीते के, शेर के, जानवर के बड़े बड़े पंजे होते हैं, वैसे ही उसके पाँव के आगे पंजे हैं। मेरे सामने जिस वक्त वो पहुंची थी तो मैंने उसके पहले पाँव देखे थे, इतने बड़े पाँव और उसके इतने बड़े नाखून, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे ब्लैक साड़ी नज़र आई थी जो उसने पहनी हुई थी, पाँव में कोई जूती नहीं थी और कद तकरीबन उसका 8 से 9 फुट ऊंचा था। उसका पेट नंगा था, यहाँ पे साड़ी जिस तरह ख़वातीन पहनती हैं और ये हिस्सा छोड़ देती हैं, काला स्याह उसका पेट था और उस पर बाल ही बाल थे। जिस्म पे जो जो हिस्सा उसका नंगा था उस पर बाल ही बाल थे। और जब मैंने उसके और जो मैंने उसकी चीज़ देखी, उसकी चोटी देखी मैंने। पहले जिस वक्त वो कहता है मैंने उसको देखा तो वो दूसरी तरफ उसका रुख था। पहली चीज़ जो उसकी, मैं माजरत भूल गया हूँ, पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने देखी, वो उसकी चोटी थी, उसके बाल थे जो सर से लेके ज़मीन तक नीचे टच हो रहे थे और उसके सर से जो बाल जुड़े हुए थे वो सारे काले थे और जो नीचे की तरफ आ रहे थे कमर से नीचे वो सारे सफ़ेद थे। आजकल लोगों ने फैशन किया होता है, आधे बाल कुछ और कलर के कर लेते हैं, आधे बाल, उसके जेन्युइन बाल ऐसे थे कि सर से जो जुड़े हुए बाल थे वो सारे ब्लैक थे और पीछे कमर की तरफ आ रहे थे और जो कमर के नीचे उसके बाल थे वो सारे के सारे सफ़ेद थे और उसने चोटी बनाई हुई थी बालों की, वो एक गुत्त सी बन के नीचे लटक रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो मुड़ी थी तो मैंने उसके पहले पाँव देखे थे और पाँव के बाद उसकी वो साड़ी जो मैंने पहले भी देखी थी, उसकी साड़ी देखी, उसका पेट देखा, उसके बाजू देखे जो बालों से भरे हुए थे और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, चेहरे पे जैसे ही वो पहुंचा बताने के लिए तो उसके चेहरे पे इतना खौफ आ गया, इतना खौफ आ गया कि सिर्फ उसके मुंह से आखिरी अल्फाज ये निकले थे कि वो बहुत भयानक थी, बहुत खौफनाक थी। और उसके बाद उसने कांपना शुरू कर दिया था। गाँव वाले के सामने ही वहीं पर उसको फालिज का अटैक हो गया था। इतना वो खौफज़दा था कि उन्होंने हिम्मत जमा करके जो कहानी से कि ये चंद जुमले बोले थे, उसकी पहले उसने वो चोटी बताई, उसके बालों का किस तरह उसने बाल बांधे हुए थे, लटकाई हुई थी गुत्थी बना के पीछे, फिर उसके पाँव, जिस्म, और कहता है जैसे ही उसने मुंह तक पहुंचा और उसके मुंह की भयानक और खौफनाक से इतना बता सका कि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही भयानक। और जैसे ही ये लफ्ज़ अदा किया उसने खौफनाक और भयानक तो वो कांपना शुरू हो गया, उसकी आंखें वहीं पे जम सी गई, लगता था अभी यहीं पे इसको कुछ हो जाएगा। और इस तरीके कांपता गया कि उसको वहीं पे फालिज का अटैक हो गया। कुछ दिन वो जिंदा रहा, बोल नहीं सका, उसका मुंह भी फिर गया था, उसकी आंखें खौफ की आलम में 2-3 दिन वैसे ही रही थी। जब उसको वो याद आया था, क्योंकि जिस वक्त शायद उस औरत को बता रहा था शायद थोड़ा सा नॉर्मल था या अजीब सा हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको उसका चेहरा याद आया था तो ऐसा खौफनाक था कि उसको पे फालिज का अटैक हो गया।
और कहते हैं वो चंद दिन जिंदा रहा, बोल नहीं सका, कुछ खाए पिए बगैर ज़बरदस्ती उसके मुंह पे डालते थे, लिक्विड से उसको खुराक पहुंचाते थे, लेकिन उसकी आंखें खौफ के वही आलम में रही जो उसके चेहरा बताते हुए कि जब मैंने उसका चेहरा देखा तो जो उसके ऊपर खौफ तारी हुआ था, जितने दिन जिंदा रहा उसकी आंखें वैसे ही खौफ से रहीं। ऐसा लगता था जैसे, कुछ लोगों का कहना यह था वो उसके सामने उसी वक्त आ गई थी। लोगों ने मुड़ के भी देखा था कि ये किसको देख के डर गया है। जब उसकी आंखें इस तरह फटी रह गई, उसकी आंखें खौफ से इस तरह खुली, तो लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कहीं आ तो नहीं गई, उसने देख तो नहीं लिया, इधर उधर देखा कुछ भी नहीं। तो उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों डर गए हो। लेकिन उसके बाद उसको अटैक हो गया फालिज का, और उसके बाद वो 2021 में उसकी डेथ हुई है खौफ के मालम में। तो कहना यह है कि उस जगह पे अब भी वो डाइन मौजूद है। वाहिद वो शख्स था जो सिर्फ हुलिया बता सका, चेहरा वो भी नहीं बता सका, खौफजदा हो गया। पता नहीं, अल्लाह जानता है वो उस वक्त उसके सामने आ गई थी, बाकी नहीं देख सके, या इतनी भयानक थी कि वो डर गया और उसको फालिज का वो हो गया। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, अगर वहाँ पे वाकई कोई इंसान ज़िंदा वापस नहीं आता, ऐसी जगह है, यहाँ पे डाइन रहती है 8 फुट 9 फुट ऊंची और ऐसी काली स्याह, उसके खौफ से इर्द गिर्द के लोगों ने अपनी ज़मीनें बोना भी बीज बोने छोड़ दिए हैं, ज़मीनें उगाना छोड़ दिए हैं, ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं उसके खौफ से। अब उस तरफ कोई जाता ही नहीं है, और आज भी ऐसा है तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाना चाहूँगा। मैंने आज ही कहानी सुनी है और आज ही उनसे कहा है आप प्लीज़ वहाँ के अते पते लीजिए, सारे एड्रेस तो आपको पता है सारा। अते पते से मुराद ये है कि हम किस तरह जा सकते हैं, थोड़ा सा वेदर बेहतर हो जाए, शदीद गर्मी है, हब्स में वैसे ही एसी के बगैर तो मर जाते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं होता ना, सांस नहीं आ रही। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम चलते हैं और उस डाइन पे वहाँ पे मैं जाऊँगा, हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, और मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, मेरा यकीन कामिल है हम जिंदा सलामत वापस भी आएंगे। इससे भी बड़ी बड़ी ख़तरनाक जगह थी जहाँ मुझे सब ने कहा था जिंदा वापस नहीं आओगे, मैं अल्लाह की रहमत से जिंदा वापस आया हूँ। इंशाल्लाह मैं यहाँ से भी जिंदा वापस आऊँगा, प्रोग्राम करके आऊँगा। कोई नहीं चलेगा मेरे साथ तो मैंने उनसे इतना भी कहा है कि आप पीछे रुक जाइएगा, पहाड़ के ऊपर मैं अकेला जाऊंगा, नीचे कब्रिस्तान से भी होता हुआ मैं उस जगह तक अकेला ही जाऊंगा, उसको एक रात पूरी वहाँ पे सर्च करूंगा, अकेले कैमरों के साथ 2 कैमरे लगा के पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अरसलान तो मेरे साथ आपको पता है शहजादा है, वो तो जाएगा, वो कहाँ डरता है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव है। तो हम इन्वेस्टिगेशन करके तो इंशाल्लाह मैं वापस भी आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं लाइन अप करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करते हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ पे उस डाइन के ऊपर, ये जेन्युइन सच्ची कहानी है, और इसलिए कि अब इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता हुआ भी नज़र आऊँगा, तो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह उस पर रिकॉर्डिंग भी नज़र आएगी। तो ये थी जी आज की कहानी, जो सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी। आज भी वो कहानी सुनाते बहुत खौफजदा हो गए थे और कह रहे थे क्योंकि मेरी बात हुई रिकॉर्डिंग की, वो कह रहे थे अब चलेंगे तो उस हवेली का भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, वो सारे वाक़यात जहाँ पे हुए थे, वो चिमगादड़, वो सारा अब वहाँ पे ख़ुद रिकॉर्ड कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा और उस डाइन के पास भी जाऊँगा। ये थी आज की कहानी। आप भी मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। आप कहानी को मेरे व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं, कहानी को लिख सकते हैं उर्दू में, रोमन में, इंग्लिश में, और वॉइस मैसेज भी व्हाट्सअप का जो होता है उसको इस्तेमाल करते हुए लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी कहानी मुझे सुना सकते हैं। एक ही वॉइस मैसेज में कहानी को रिकॉर्ड कीजिए, अगर कोई जगह कोई बात भूल जाती है तो एंड पे छोटा मैसेज और भी कर सकते हैं। कहानी का तरीका यह है कि आप पहले अपना नाम बताइए, तारुफ पूरा करवाइए, किस जगह से हैं, किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, किरदारों के नाम रियल बताइए, और उसके बाद ये भी मुझे बता दीजिए फ़र्जी नाम बताने आप सबके या रियल असली नाम ही बताने हैं। और उस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल ना कर लूँ, फिर उसके बाद आप बेशक वॉइस मैसेज को डिलीट कर दीजिए। लिखी हुई कहानी हो या वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ आपने STORY स्टोरी लाजमी उसमें आपने लिखना है, उसमें आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लिखना है, और इसको आपने भेजना है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500 +923136655500, और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आज की आप कैफे स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।